बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, फ़कीर हुसैन भट्टी एडवोकेट। और बहुत सारे सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कि एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि जो गैर कानूनी तौर पर आपकी जायदाद पर कब्ज़ा करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो फास्ट रेमेडी है वो अवेल कर सकते हैं। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत आप उसके ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों के जो सवालात आए कि कौन बंदा इस्तग़ासा दायर कर सकता है, क्या मुश्तरका खाते में जो हिस्सेदार है जिसके पास जायदाद का पोर्शन मौजूद है या पोर्शन ऑफ लैंड उसके कब्ज़े में है, क्या वो भी इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकता है। या जिसकी जायदाद पे कब्ज़ा हो, मिसाल के तौर पर अगर उसकी कमर्शियल अराज़ी पे कब्ज़ा हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ क्या वो जो जॉइंट खाते में है क्या उसके ख़िलाफ़ वो इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकता है। तो इन बहुत से जो अहम सवालात हैं इनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली अहम वीडियो आप तक पहुंच सके। और टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपकी जायदाद आपकी ज़राई अराज़ी किसी मुश्तरका खाते में मौजूद है तो आप इस्तग़ासा फ़ाइल नहीं कर सकते। आप उसमें लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी पार्टीशन करवाएंगे। अपना जो आपका पोर्शन ऑफ लैंड है आप सबसे पहले उसको पार्टीशन उसको अपना जो हिस्सा है वो अलहदा करवाएं। तो उसके बाद आप उसमें बेदखली में जाके बेदखली करवा सकते हैं। तो आप अगर आपकी कमर्शियल अराज़ी है तो जो अर्बन आपकी लैंड है तो उसका एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, क्योंकि आप ज़राई अराज़ी की तकसीम के लिए आप रेवेन्यू एक्ट के तहत आप तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन पार्टीशन की दे सकते हैं। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई अपील में जाना चाहता है तो वो उसमें डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप तकसीम किस सेक्शन के तहत करवा दें। वो आपको जो लैंड पार्टीशन ऑफ लैंड अंडर लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके जो सेक्शन है 135 से लेकर 150 उसको डिस्कस करता है। तो आप इसके तहत जायदाद तक पहले तकसीम करवाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आपकी कमर्शियल अराज़ी जो आपकी अर्बन लैंड है या शहरी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है तो उसमें आप बेदखली में जा सकते हैं। वो आप करेंगे सिविल कोर्ट्स में। वो आपके पास फोरम मौजूद है सिविल कोड का। तो अगर उसमें कोई जॉइंट खाता है या आपकी जो कमर्शियल अराज़ी है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दी गई, जिसमें उसका ततीमा नहीं बना हुआ, तो उसमें आप डिक्लेरेटरी सूट में भी जा सकते हैं कि आपका कोई हक था तो उस पर कब्ज़ा हो गया। अगर आपका ततीमा मौजूद है तो उस ततीमे के तहत आपने कोई जगह ख़रीद की है तो आप सिविल कोर्ट में जो आपकी शहरी प्रॉपर्टी है उसमें आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं जो मेन इसमें मेरा मौक़िफ़ है कि आप जब इस्तग़ासा जो प्राइवेट जो फास्ट रेमेडी है वो क्या है, तो वो आप किस तरह उसको अवेल कर सकते हैं। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है उसके तहत आप जो इस्तग़ासा फ़ाइल करते हैं तो इसका जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन बयान की गई है कोर्ट कि कोर्ट कौन सी होगी। कोर्ट मीन द कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो आपका जो इस्तग़ासा है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत तो ये सेशन जज की अदालत में फाइल होगा। तो कोड मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसमें ज़ाब्ता जो बयान किया गया है तो वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत 1898 है, उसके तहत जो प्रोसीजर चलेगा
जो सेशन कोड में प्रोसीजर होगा वो इस ज़ाब्ते के तहत होगा। तो आगे अकोपियर मीन्स द पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कानूनी तौर पे, अकोपियर उसे कहते हैं जो कानूनी तौर पे किसी जगह पर काबिज हो, तो वो अकोपियर कहलाता है। ओनर मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली ओन द प्रॉपर्टी, या जो इंटाइटलमेंट रखता है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो वो रियल ऑनर। प्रॉपर्टी क्या होगी आगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। कोई लैंड जो जायदाद आपकी है, उसका मतलब है इसमें प्रॉपर्टी की मीन में वो आएगी कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आगे इसमें है सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है, इसमें जायदाद पर जो गैर कानूनी कब्जा की रोकथाम के लिए जो सेक्शन 3 है, इसको डिस्कस करता है कि नो वन शेल ऑन इनटू द अपॉन द प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब और कंट्रोल विदाउट हैविंग द लॉफुल अथॉरिटी। कोई भी शख्स ताकत के जोर पे, किसी भी इस्तकाक के बगैर, जिसके पास ना कोई इख्तियार, ना उसके पास कोई इस्तेकाक, ना उस जायदाद के में मालिक, तो ज़बरदस्ती आपकी अगर जायदाद पे कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप सेशन कोर्ट में इस्तगासा फ़ैल कर सकते हैं और उसे इसमें 10 साल तक सज़ा दिलवा सकते हैं और उसके साथ जुर्माना भी करवा सकते हैं। तो जो ताकत के ज़ोर पे, ताकत के नशे में आके, तो लैंड माफिया जो है, लैंड ग्रैबर हैं, अगर आपकी जायदाद पे कब्ज़ा करते हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करता है सेक्शन 3। इसके तहत आप उसमें कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इफ़ एनी पर्सन टू डू सो विद द इंटेंशन, अगर कोई भी शख्स ये सारा काम अपनी मर्जी से करता है, किसी की जगह पे मर्जी से, उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो नीयत है, वो गैर कानूनी कब्ज़ा करने की है, तो इस सेक्शन के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये पेज आपके स्क्रीन पे मौजूद भी है, ये सेक्शन आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसका जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 2 है, वो डिस्कस करता है पनिशमेंट को, कि इसमें इस जो गैर कानूनी काबिज है, जो आपकी जायदाद पे गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करता है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के तहत उसको कितनी सज़ा हो सकती है, तो मैं ये आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। सब सेक्शन 1, without prejudicing the any punishment to which he may be liable under the other law for time being in force, be punishable with the imprisonment which may extend to 10 years। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो गैर कानूनी तौर पर आपकी जायदाद पर कब्ज़ा करता है, तो आप उसे 10 साल तक सज़ा दिलवा सकते हैं एंड विद फाइन, और जुर्माना हो सकता है। As the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provision of section 544A of this code। तो जो मुतासरा फरीक होगा, जो इस की गैर कानूनी कब्ज़े से मुतासर होगा, तो उसे जो अदालत जो मुआवजा दिला सकती है, जो उस मुतासर फरीक को कंपनसेट कर सकती है, वो इस सेक्शन के दफ़ा 544A के तहत उसको मुआवजा भी अदालत दिला सकती। और आगे है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो इसका सेक्शन 4 है, कि इसकी दस्तर अंदाजी कौन ले सकता है, इसको ट्राई कौन कर सकता है, ये कौन इसकी सज़ा पर अमल दरामद करा सकता है, कौन इसमें सज़ा अवार्ड कर सकता है। तो notwithstanding anything contained in this code or any law for the time being in force, the contravention of the section 3 shall be tried by the court of session। तो ये सेशन कोर्ट ही इसमें
इसको प्रोसीड करेगी, इसका ट्रायल करेगी इस्तगासे में, और इसको सज़ा जो है वो सेशन कोर्ट ही देगी। आगे इसका सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 है, द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शेल बी नॉन कॉग्निजेबल। तो जब आप इस्तगासा फ़ैल कर सकते हैं तो इसको डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये पुलिस की दस्तरदारी जब तक सेशन जज उसे सज़ा ना दे दे। तो आगे सब सेक्शन इसका 3 है, द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। तो जिसमें सेशन कोर्ट इजाज़त किसी स्टेज पर इजाज़त देगी, अगर वो इस्तगासे में पेश नहीं होता या किसी वजह से वो पेश नहीं हो रहा या उसमें एविडेंस नहीं है, उस रिकॉर्ड करा रहा या उसमें अपीयर नहीं है, तो कोर्ट उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार करार लेने का इख्तियार रखती है। वो पुलिस को हुक्म दे सकती है अदालत के फ़लाँ मुलज़म जो है, जो उसने गैर कानूनी तौर पर किसी की जायदाद पे कब्ज़ा किया है, तो उसे गिरफ्तार करे। तो आगे है सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। तो इसमें यह है कि इन्वेस्टिगेट मामले को कौन करेगा, मामलात की तहकीक कौन कर सकता है, और उसमें प्रोसीजर क्या है। तो ये जो ट्रायल है ये किस तरह चलाया जाएगा और ये कितने दिनों में डिसाइड होगा, तो ये सेक्शन 5 इसको डिस्कस करता है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 जो है, अपॉन द कंप्लेंट द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है या SHO है, उसको हुक्म दे सकती है कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 डे टू द कोर्ट। तो जो इंस्पेक्टर है या थाने का जो हाउस स्टेशन ऑफिसर है, उसको अदालत हुक्म दे सकती है कि 15 दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल करके जो रिपोर्ट है कब्ज़े की बाबत वो अदालत को फॉरवर्ड करे। तो अदालत जो है उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो मुलज़मान हैं उनको तलबी के लिए नोटिस भी जारी करती है। द प्रोवाइड द कोर्ट मे एक्सटेंड द टाइम विद इन विच सच रिपोर्ट इज़ टू बी फॉरवर्डेड इन द केस वेयर द गुड रीज़न, जिसमें एक अच्छी रीज़न बताई गई हो कि जो मुतासरा शख्स है वो वाकई मुतासर है, उसमें उसकी जायदाद पर कब्ज़ा है, आर शोन फॉर नॉट डूइंग सो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दिस सब सेक्शन। तो जो टाइम है वो एडजर्नमेंट है, वो जो टाइम है उसमें बताया गया है इसके सब सेक्शन 2 में। तो जो सब सेक्शन 2 है इसका लैंड इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 2 है, ऑन टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस, जब उसको इस्तगासा एडमिट, मैं आपको सादे लफ्ज़ों में, जब इस्तगासा अदालत एडमिट कर लेती है, उसकी कॉग्निजेंस ले लेती है, द कोर्ट शेल प्रोसीड विद इन द ट्रायल फ्राम डे टू डे। तो वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये इस्तगासा चलाएगी एंड शेल डिसाइड द केस विद इन 60 डे। तो अदालत जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करने की पाबंद है। वो डे टू डे इस ट्रायल को चलाएगी और 60 दिन के अंदर इसका फैसला करेगी। ये और जो इलीगल डिस्पोजेसर हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जायदाद पर कब्जा किया है, तो उन्हें जुर्माना भी कर सकती है, उन्हें सज़ा भी दिलवा सकती है और कब्ज़ा भी वापस रिटर्न करवाएगी मुतासरा शख्स को। एंड फॉर एनी डिले द सफिशिएंट रीज़न शैल बी रिकॉर्डेड। आगे इसका सब सेक्शन 3 है, द कोर्ट शैल नॉट एडजर्न द ट्रायल। तो जो अदालत है वो उसमें पेशी नहीं दे सकती। इफ़ द कोर्ट सेटिस्फाइड दैट if for any purpose unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of justice, no adjournment, उसमें पेशी नहीं दे सकती। shall in any case be granted for more than 7 days, 7 दिन से ज़्यादा इसमें एडजर्नमेंट भी नहीं हो सकती, 7 दिन से ज़्यादा अदालत इसमें पेशी भी
नहीं दे सकती। तो ये जी तरीक़ेकार था आपका इस्तगासा फ़ाइल करने का। अगर कोई शख्स आपकी जायदाद पे कब्ज़ा करता है, ना वो उसमें हिस्सेदार है, ना वो किसी तरह से उसमें मालिक है, तो गैर कानूनी तौर पे ताकत के नशे में आके तो जो इलीगल पोजेसर हैं, जो गैर कानूनी तौर पे आपकी जायदाद पे कब्ज़ा करते हैं, तो आप इस्तगासे में आ सकते हैं। सेशन कोर्ट में इस्तगासा फ़ाइल करके उन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो इसका जो बकिया हिस्सा है कि आपको कब्ज़ा रिटर्न कैसे होगा, तो वो तफसीलन जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। पार्टीशन का पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, लेकिन उसकी जो तफसीली वीडियो है वो भी जल्द मैं आप तक अपलोड कर दूंगा कि शहरी प्रॉपर्टी किस तरह तकसीम होती है, जो ज़राई प्रॉपर्टी जो उसमें तफसीलन है, तो वो उसके तहत आप जो प्रोसीजर है वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। शुक्रिया।